हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो गणित विषय सीखने वाले हैं जो क्लास 9th का है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो अध्याय संख्या 1 है, जिस चैप्टर का नाम है, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। आज जो हम लोग इसका करने वाले हैं भाग संख्या 1 करने वाले हैं। अब आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, आप लोग की जिम्मेवारी अब बढ़ चुकी है, आप लोग का सिलेबस भी अब बड़ा हो चुका है। अब आप लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी बन चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग का दायित्व बनता है कि और अधिक मेहनत करें और अधिक परिश्रम करें ताकि अच्छे से अच्छे एक स्टूडेंट के तौर पे आप अच्छा से अच्छा काम कर पाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना क्लास 8 तक का जो मैथमेटिक्स है उसको आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। आज जो हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की बात करेंगे, अध्याय संख्या जो 1 है। तो बिना किसी समय को इधर उधर व्यतीत किए हुए हम आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या के ऊपर अर्थात नेचुरल नंबर, उसके बाद पूर्ण संख्या के ऊपर अर्थात होल नंबर, उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स और परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और समानुपातिक परिमेय संख्या अर्थात इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक हैं इसे आप ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे क्लास 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी आप प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार बेसिक से जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बने, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए एक बार हम बेसिक से शुरू करते हैं इस क्लास को। तो चलिए जानते हैं कि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो ध्यान देना, प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और क्या होती हैं, गिनती के लिए प्रयुक्त होती हैं। अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या होगी हमारी, ये सब प्राकृत संख्या होगी। और ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसको अनंत या इन्फिनिटी बोलते हैं। 8 को ऐसे लिखो सीधा और इसको उलट के लिखेंगे। 8 अभी सीधा है, इसको क्या किए, लटा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक ना। तो देखो ध्यान से, जो प्राकृत संख्या होता है इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, इसमें कहीं भी जीरो शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटा, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे जो छोटा प्राकृत संख्या है वो है 1। आया समझ में। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बताइए इन्फिनिटी जो है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, अर्थात कितनी भी बड़ी हो सकती है। आया समझ में यहाँ तक। तो ये हमने जान गया प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं जो 1 से शुरू होती है। सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या है वो 1 है और सबसे बड़ा जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, इन्फिनिटी है, इसमें जीरो नहीं आता है। अगर हम आपसे कहें कि अगर 2 प्राकृत संख्याओं का अगर हम जोड़ करें तो किस प्रकार की संख्या बनेगी, तो अगर हम 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो प्राकृत संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, प्राकृत संख्या ही मिलेगी। जैसे में 5 जोड़ 3 किए तो कितना मिला, 5 और 3 8। 5 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है और 8 भी प्राकृत संख्या है। तो जब 2 प्राकृत संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। अगर अब हम बात करते हैं घटाओं के ऊपर, किसके ऊपर बाबू, घटाओं के ऊपर। अगर हम 2 प्राकृत संख्याओं को घटाएं तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो संख्या मिलेगी वो प्राकृत संख्या ही मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। जैसे देखो हम घटा रहे हैं 8 घटाओ 5, तो ये कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो 8 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है और 3 भी प्राकृत संख्या है। तो जब हम घटाए तो प्राकृत संख्या मिल गया। अगर हम यही बात करें 10 घटाओ 10, तो 10 में से 10 गया 0 और 0 किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमने यहाँ घटाया और देखा कि
प्राकृत संख्या को जब हम घटा रहे हैं तो प्राकृत संख्या नहीं मिल रहा है। आया समझ में? तो ये हमने पूरा प्राकृत संख्या के बारे में जान लिया। गुना भी करेंगे प्राकृत संख्या को तो क्या मिलेगा? प्राकृत संख्या ही मिलेगा, लेकिन जब भाग लगाएंगे तो प्राकृत संख्या मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अर्थात अभी तक ये जो हमारा संख्या थे पूर्ण नहीं था, अर्थात 1 से शुरू होता था अनंत तक जाता था, तो इसे हम नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या बोलते थे। अब देखो पूर्ण संख्या की बात हम जब करेंगे जब प्राकृत संख्या में हम क्या करें, 0 भी ऐड कर दें। प्राकृत में हम क्या किए, 0 को भी मिला दिए। तो जब प्राकृत संख्या यहाँ से शुरू होता था, इसके पहले एक हम 0 लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यहाँ तक आया समझ में? अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 अर्थात 0। अब हम सिंपल बात करते हैं कि अगर 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगा, और 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। इसमें भी घटाव वाला नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर नियम को काटना है तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम काट सकते हैं। जैसे मैं 5 घटाव 10 किए, 5 भी पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। -5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो पूर्ण संख्या मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। गुना करेंगे, 2 पूर्ण संख्या का गुना करेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे मैं 5 गुना 3, 5 गुना 5 तो कितना आया, 25। 25 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 गुना 0 कर दिए तो 0 आ रहा है ना, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्याओं का गुना करेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। लेकिन अगर हम भाग लगाए तो पूर्ण संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे देखिए 25 डिवाइड बाई 5, मैंने 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। अगर हम इसी को कर दे 5 डिवाइड बाई 25, तो इसका मतलब हो गया 5 25, मैंने 1/5। तो 1/5 क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो भाग लगाने पर पूर्ण संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ उनके ऋणात्मक अर्थात निगेटिव रूप को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ से 1 से शुरू करे थे, क्या था हमारा, प्राकृत संख्या था। 0 को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वाले संख्या भी ले रहे हैं, अर्थात ऋणात्मक संख्या भी ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस के इन्फिनिटी तक, और इधर भी माइनस के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं, अर्थात माइनस इन्फिनिटी ऐसे करते करते आएंगे तो -3 -2 -1 0, फिर प्लस का 1 2 3 4, और ये भी प्लस के इन्फिनिटी अर्थात प्लस के अनंत तक जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इसमें कोई छोटा पूर्णांक नहीं होता। जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा, जो संख्या रेखा का सबसे बाएं तरफ होगा तो -इन्फिनिटी सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। तो अमूमन जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूर्ण और प्राकृत संख्या से ही पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है और सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें ये जो आपको ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें हम पॉजिटिव संख्या बनाए हैं। बीच में जो है जीरो जो है ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, अर्थात 0 ना ही धन है और ना ही 0 ऋण है। तो इधर हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक और इधर हो गए हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात 0 से दाहिने हाथ की ओर हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 से बाएं हाथ की ओर हमारा हो गया निगेटिव इंटीजर्स अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। आपने क्लास 8 में जस्ट पढ़ा है परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान देने की बात है, ये जो p क्या है q क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, अर्थात दोनों क्या हैं पूर्णांक। अभी हमने जस्ट पीछे पूर्णांक का परिभाषा पढ़ा है, अर्थात माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, जीरो भी, वो सभी क्या होंगे पूर्णांक होंगे। तो यहाँ p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। और डिफिनीशन में हम आगे बढ़ें तो क्या देखते हैं, पूर्णांक में जीरो भी आता है ना, तो इस डिफिनीशन में जो q होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात q बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है तो बराबर देकर इसे काट देते हैं जीरो, अर्थात q बराबर जीरो नहीं है। अर्थात हम कोई भी मान लो 2 ले लिए, 2/0, अर्थात देखो यहाँ p के जगह कितना है 2 और q के जगह कितना है 0, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है, मतलब प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और 0 भी, लेकिन कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी संख्या नहीं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है ऊपर, लेकिन नीचे में जो है अर्थात q में एक 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इसके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो 1/2, -3/4 ये भी परिमेय संख्या है, 7/1 ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 0 कैसी संख्या है तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर हमारा क्या है, ये पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, अर्थात p बटा q के रूप में 0 को लिखा जा सकता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि उन्हें q बराबर 1 अर्थात बाटा में 1 लेकर उनके भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे में 5 के नीचे बाटा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है 5/1। 5 और 5/1 दोनों बराबर होते हैं। अगर किसी संख्या के बाटा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाटा में 1 है। आया समझ में? तो ये हमने देखा परिमेय संख्या के बारे में। अब हम बात करते हैं समानुपातिक परिमेय संख्या अर्थात इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये जो कंसेप्ट है हमने क्लास 7th में थोड़ा सा पढ़ा था और थोड़ा सा 8 में भी पढ़ा था, अर्थात इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, समानुपातिक परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश, हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है अंश, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है हर, अर्थात अंश बटा हर होता है। इसी अंश को ऊपर वाला को p और नीचे वाला को q से डिनोट करते हैं इसे। तो जो अंश बटा हर होता है ना, तो अंश बटा हर में अगर हम एक ही संख्या से गुना कर दें या भागा कर दें तो जो संख्या मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे समानुपातिक परिमेय संख्या। जैसे में हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है 1/2, हमने क्या किया इसके अंश और हर में 2/2 से गुना कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, हम 2/2 से गुना कर सकते हैं तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि 2/2 कटेगा तो क्या आएगा 1/1 आएगा, और किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो उसकी वैल्यू उसका मान नहीं बदलता है। तो हमने क्या किया ऊपर 2 से गुना कर दिया और नीचे भी 2 से गुना कर दिया। तो अभी इसको हम लोग काटेंगे नहीं, तो जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, अर्थात 2/4। और 2/4 के ही बराबर है कितना, अगर हम इसमें मान लो गुना कर दिए 25 से, आप नीचे भी 25 अर्थात 25/25 से, तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100। तो ये जो हमारे बनेंगे इसको हम लोग बोलते हैं समानुपातिक परिमेय संख्या, अर्थात इनका जो अनुपात है, जब हम अनुपात लेंगे तो क्या आएगा बराबर आएगा। ये निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, समानुपातिक परिमेय संख्याएं हैं ये सब। तो अगर हम इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझें, एक बार रिकैप करें तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्लस के अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाएंगे प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। सबसे जो छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 होता है। उसके बाद हम बात किए हैं पूर्ण संख्या के बारे में, अर्थात
होल नंबर। एक बात और, जो प्राकृत संख्या है इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? n से। n फॉर नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या जो है उसे हम लोग w से डिनोट करते हैं। किससे बाबू? w से, अर्थात होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखो, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या भी हम ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं और इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? z से। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? z से। और परिमेय संख्या के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जहां q बराबर क्या हो? 0 नहीं हो। p और q दोनों पूर्णांक हैं तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और अभी हमने पढ़ा समानुपातिक परिमेय संख्या क्या होता है। तो एक ही भिन्न के अलग अलग रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसमें एक ही संख्या से गुना और भाग कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? समानुपातिक परिमेय संख्या। जैसे देखो 3/5 है, इसमें हमने क्या किया? 2/2 से गुना कर दिया तो बन गया 3 दूनी 6/10। तो ये हमारा क्या है? समानुपातिक परिमेय संख्या। अगर यहाँ से हम डायग्राम के हेल्प से देखें तो सबसे जो छोटा समूह है वो किसका है? प्राकृत संख्या का। इसमें 1 2 3 4 ऐसे ही सब संख्या आएंगे। इससे थोड़ा सा बड़ा समूह है किसका? पूर्ण संख्या का, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक 0 आ जा रहा है तो इसका जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा? प्राकृत संख्या से बड़ा बनेगा। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या तो पूरा आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक अतिरिक्त संख्या भी आ रहा है, अर्थात 0 भी आ रहा है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल आ सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो एकदम होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर पूरा प्राकृत संख्या आ जाता है। लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा मतलब पूछा जाएगा आपसे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो सभी पूर्ण संख्या देखो प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में एक संख्या 0 भी आता है। 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो पूरा के पूरा संख्या उसमें आ जाना चाहिए, तब जाकर वह जो स्टेटमेंट है सही होगा। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव वाला पार्ट भी मिला देंगे तो ये पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ तक तो पूर्ण संख्या था और इधर एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। ठीक है, क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो ये पूर्ण संख्या से भी ज़्यादा बड़ा होगा पूर्णांक, और पूर्णांक से भी ज़्यादा बड़ा होगा क्या? परिमेय संख्या। हमारा क्या होगा? बड़ा परिमेय संख्या, अर्थात हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q बराबर क्या है? 0 नहीं है। तो ये इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें पूर्णांक भी आ जाएगा, पूरे पूर्ण संख्या भी आएंगे, पूरे प्राकृत संख्या भी आएंगे इस परिमेय संख्या के अंदर। तो अभी तक जो हमने अभी तक सीखा उसमें सबसे बड़ी वाला जो अभी संख्या का जो संग्रह है वो किसमें है? परिमेय संख्या के अंदर है। उससे कम पूर्णांक में है, उससे कम पूर्ण संख्या में, और सबसे कम किसमें है? प्राकृत संख्या में है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जो अगले भाग में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे उदाहरण संख्या 1 और 2, और फिर थोड़ा सा प्रश्नावली 1.1 को भी। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।